चलिए भाई, सुप्रभात, गुड मॉर्निंग, सीधा सौदा में आप सबका स्वागत है। इंपॉर्टेंट है, पेनल्टीमेट सेशन है कल की मंथली एक्सपायरी से पहले, और आज है निफ्टी बैंक के कॉन्ट्रैक्ट्स की एक्सपायरी का दिन। ठीक है, ऐसे में मूड माहौल कैसा है? 2 दिनों के बढ़िया मूव्स, फ्राइडे और मंडे के बाद कल कंसोलिडेशन के नाम कह लीजिए दिन था, और आज भी ओपनिंग फ्लैटलाइन के इर्द गिर्द, यानी कि कल के क्लोज के आसपास, लेकिन हाँ इन ग्रीन होगी। यूएस से हैंडओवर में वीरू कोई कंप्लेंट नहीं है, वो अपनी रिकॉर्ड उच्चतम से जड़े जा रहे हैं। इनफैक्ट अपन लोग दिखाते हैं एसएनपी, डाउ, नैस्डैक, असली आउट परफॉर्मेंस रसल में है। ट्रम्प साहब के आने के बाद मंथ टिल डेट मैं कल पढ़ रहा था, अब उसमें एडजस्टमेंट करना पड़ेगा कल की रात की क्लोज का, लेकिन वो 10% प्लस 10% कह लीजिए रसल इंडेक्स मंथ टिल डेट मूव दिखा चुका है। इस तरह से आउट परफॉर्मेंस है वहां पे ब्रॉडर मार्केट्स में, तो वहां का हैंडओवर बढ़िया है, और इनफैक्ट बाकी क्यूज भी सपोर्टिव है। अगर आप मिडिल ईस्ट के टेंशंस की बात कर रहे थे तो सीज फायर हो गया है इजराइल हिजबुल्लाह के बीच में 60 डेज का। यूएस के फेड मिनट जो आए एफओएमसी के, वो भी ठीक है, वो कह रहे हैं दरें तो घटेंगी, हो सकता है थोड़ा ग्रेजुअली धीरे धीरे घटे, पर उस कमेंट्री के बाद या फिर उस अपडेट के बाद, मिनट्स के बाद, लोगों का मानना है पिछले हफ्ते ये तो स्विंग तो चला गया 2/3 फेवर में कि 25 बेसिस पॉइंट्स आ जाएगा दिसंबर में। तो ऐसे तो हर चीज आज के लिए संकेत ठीक ठाक दिखते हैं, पिच ठीक दिखती है, अपने आप बस थोड़ा सा कंसोलिडेशन का मूड था। उस कंसोलिडेशन की रीडिंग क्या है वीरू? गुड मॉर्निंग आपको, और अप्रोच क्या करा जाए? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, ये पिछले 2-3 दिन में जो आनंदमयी एनवायरनमेंट रहा ना, माहौल था, इसमें एक तो महाराष्ट्र का, ठीक है ना, आप लोगों के गढ़ का थ्रस्ट था ये। दूसरी बात थी एफआईएस की अच्छी शॉर्ट कवरिंग, लेकिन आपने जो आखिरी में शब्द इस्तेमाल किया वो ज़्यादा अच्छा है, तर्कसंगत है, कंसोलिडेशन। अच्छा, एक बात याद रखिएगा, डीआईएस थोड़ा प्रॉफिट बुकिंग मूड में आशीष, तो थोड़ा सा हौले हौले और संभल के चलना है। हमारे पास एक रेंज है, वेल डिफाइंड रेंज। देखिए डेरिवेटिव्स में, एफ&ओ में हम कन्विक्शन तब तक रखते हैं जब तक पुट राइटर्स हैं। डेरिवेटिव्स में बेचने वाले की कन्विक्शन को सलाम किया जाता है, रिस्पेक्ट दी जाती है। तो जब तक 24,000 की पुट बिकी हुई है, जब तक 20 डेमा है हम हमारे पास निफ्टी पे, तब तक हम स्ट्रॉन्ग हैं। सो 24,060, 24,000 एक बेस है, उसको हम रिस्पेक्ट देंगे, इसके आसपास की बाइंग की अप्रोच रखेंगे, और 24,300, 24,400 एक बड़ा सप्लाई जोन है। हमारे पास ट्रेड जोन क्लियर है आशीष। निफ्टी आईटी सबसे स्ट्रॉन्ग है, और बैंक निफ्टी आशीष जब तक 51,800 है स्क्रीन पर, तब तक स्ट्रॉन्ग है आशीष। चलिए भाई, ये है बेसिकली आज की मोटा मोटी पिक्चर। देखते हैं एक्सपायरी जैसे जैसे करीब आती है बैंक निफ्टी की किस तरह का मूड माहौल बनता है, लेकिन ठीक है। स्टॉक स्पेसिफिक अप्रोच पे फोकस करता हूँ मैं, और उस पर सबसे पहले कोशिश करी खबर वाले स्टॉक्स टटोलूँ। उनमें मैंने पहले तो दोनों जो नए लॉन्चेस हैं उन स्टॉक्स को रख दिया है। ऐसा नहीं है महिंद्रा पिछले कुछ दिनों में मूव नहीं करा है, किया हुआ है ऑलरेडी, नॉट नेसेसरली कल, लेकिन पिछले कुछ दिनों में लोअर लेवल से अच्छा एक्यूमुलेशन हुआ है। लेकिन वो बढ़िया पहली प्योर इलेक्ट्रिक एसयूवीज, अपने कह लीजिए जो बड़े राइवल्स हैं मास मार्केट के, मारुति सुजुकी, ह्यूंडई, उनसे पहले लॉन्च कर दिए। ये दोनों जिनके मैंने नाम लिए, 2025 में इनके ईवी के लॉन्चेस शुरू होंगे, जिसमें वो क्रेटा की एसयूवी, और मारुति ने कहा था 2025 में हम लोग अपनी ईवीज लॉन्च करेंगे, तो उससे पहले ये बढ़िया तरीके से मूव कर गए। मैं इसको ग्रीन लेके चलता हूँ, हालांकि अब देखना होगा किस तरह का रिस्पांस वगैरह आता है इस ईवीज के लिए। नए प्लेटफॉर्म पे हैं, इंटरेस्टिंग प्लेटफॉर्म है, कल दीपाली समझा भी रही थी आप लोगों को इंग्लो जो इनका आर्किटेक्चर है। लेकिन अब धीरे धीरे अगर ट्रैक्शन पकड़ेगा तो महिंद्रा इलेक्ट्रिक ऑटोमोबाइल्स, जिसमें आपको याद होगा 12,000 करोड़ रुपए के प्लान इन्वेस्टमेंट्स थे, जिसमें ब्रिटिश इंटरनेशनल इन्वेस्टमेंट पीएलसी, जिसमें सिंगापुर की तिमासिक होल्डिंग सब इन्वेस्टर्स थे। तो अगर वो ट्रैक्शन पिकअप होगा तो इंटरेस्टिंग सिनेरियो पेंट आउट होता हुआ नजर आएगा। मैं इन डेवलपमेंट्स के बीच में इसको मैं ग्रीन लेके चल रहा हूँ, महिंद्रा एंड महिंद्रा को। वैसे मैं ऐसे ही पढ़ रहा था, ये जो दोनों मारुति और ह्यूंडई की ईवीज के लॉन्चेस हैं, शायद वीरू जनवरी में ही नई दिल्ली में जो भारत मोबिलिटी एक्सपो होना है,
उसमें अनवेल होंगी। तो उनकी टाइमिंग से जस्ट पहले महिंद्रा एंड महिंद्रा ने बढ़िया 2 बड़े लॉन्चेस कर दिए हैं। ऐसे ही मैंने ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी को ग्रीन करा। फिर कुछ कह रहे हो आप? मैं कहा ईवी बड़ा फोकस है, लग रहा अगली ईवी होगी है। नहीं, मैं बहुत, अब कहना अच्छा नहीं लगेगा, लेकिन मैं बहुत ज़्यादा उसमें हूँ नहीं ईवी के। अभी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होने में मुझे लगता है अभी भी बहुत टाइम। अगर आप अपने आप को सिटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट कर रहे हो तब तक तो ठीक है, बाहर जाने का रिस्क आज भी नहीं ले सकता। ऐसे ही मैं किसी दिन मैं सोशल मीडिया पे एक बड़ा अच्छा किसी का पोस्ट पढ़ रहा था, जिसने चेन्नई से बेंगलुरु अपनी किसी एक जानी मानी कंपनी की ईवी लेके चला था। कंपनी ने क्या प्रॉमिस किया था और क्या माइलेज निकला, चार्ज करने के बाद भी धक्के लगाने पड़ गए। वो पढ़ के थोड़ा डर लग गया था मुझे। वो बहुत प्रैक्टिकल था। तो थोड़े से चैलेंजेस हैं। अगर आप अपने आपको सेकंड कार चाहिए और सिटी के अंदर रिस्ट्रिक्ट करना है, तब तक तो ठीक लगती है अभी मुझे। लेकिन खैर धीरे धीरे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप होगा। आपका मन बन रहा है क्या? नहीं, मैं एक बार भुक्तभोगी हूँ दिल्ली एनसीआर में, तो अभी नहीं। और वैसे भी अपनी पहाड़ की यात्रा होती है, आना जाना मिला के 700-800 किलोमीटर, कहाँ हो पाएगा ऐसा? नहीं, हाँ एक्चुअली हाइब्रिड फिर भी सही है। हाँ, वो पर वो महंगी पड़ जाती है फिर। हाँ ठीक है। दूसरा, ओला इलेक्ट्रिक मोबिलिटी। नए लॉन्चेस के चलते इन्होंने गिग और S1Z रेंज ऑफ स्कूटर्स लॉन्च करे। मेरे ख्याल से ये जो ओला गिग है, ये गिग वर्कर्स के लिए, आपने डिलीवरी बॉयज वगैरह के लिए, शॉर्टर ट्रिप्स जो करते हैं उनके लिए बिल्कुल इन्होंने शायद एड्रेस करने के लिए उनकी नीड्स को ये गाड़ी लॉन्च करी है। दूसरा S1Z है, जो शायद थोड़ा सा अर्बन कम्यूटर्स जो इलेक्ट्रिक स्कूटर को पर्सनल यूज के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं, उनको लग रहा है टारगेट करने की कोशिश है। और एग्रेसिव इंट्रोडक्टरी प्राइसिंग है। मेरे ख्याल से 39,999 से ये रेंज ऑफ व्हीकल्स की शुरुआत कर रहे हैं। तो आप थोड़ा सा कंपटीशन को एक नॉच बढ़ा रहे हैं। अब पता नहीं गिग वाले वर्कर्स की बाइक कितनी नॉकडाउन होगी, वैसे नॉकडाउन ही होती है आमतौर पे, पर रेंज इंटरेस्टिंग रखी है, प्राइसिंग इंटरेस्टिंग रखी है। मैं ऐसे ग्रीन करता हूँ। कितना मासेज में अपील कर पाती है वो अलग बात है, वो देखना होगा। तीसरा, नतीजों के चलते ग्रीन रख रहा हूं। पर एक बात ध्यान रखिएगा, मैंने कल जब बताया था आप लोगों को इसके आज नतीजे आने, सीमेंस की मैं बात कर रहा हूं, तो परसों ऑलरेडी नतीजों से पहले 7-7.5% भागा था ये स्टॉक। उसके बाद कल नतीजों के दिन थोड़ा सा ठंडा पड़ा है, लेकिन ऑलरेडी बहुत स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन स्टॉक में हुआ है। पर नतीजे अच्छे हैं, नतीजों पे ग्रीन है। आय 11% का उछाल है, उसके सामने इबीटा 34% बढ़ा, यानी कि मार्जिन्स बढ़िया एक्सपैंड हुए। और इसके केस में 12% वाले 14.5% पे आए, ऑलमोस्ट 250 बेसिस पॉइंट, टू बी प्रिसाइज दरअसल 240 बेसिस पॉइंट, क्योंकि वो 12.1% था पिछली बार। बढ़िया 240 बेसिस पॉइंट का मार्जिन में एक्सपेंशन। और हुआ क्या, मुनाफा 45% का जंप। ये ऑपरेशनली जितने नंबर्स मैं कह रहा हूं, सारे एक्सपेक्टेशन से कहीं बेहतर है। तो अगर नतीजों में बीच में एग्जीक्यूशन रिलेटेड चैलेंजेस नजर आए थे डिफेंस कंपनीज, कैपिटल गुड्स कंपनीज में, तो सीमेंस में वो नजर नहीं आ रहा है, इसीलिए ग्रीन कर रहा हूं। पर आई डोंट नो स्टॉक दरअसल कैसे बिहेव करेगा, किस तरह का स्ट्रॉन्ग एक्यूमुलेशन था नतीजों से पहले, क्या आज थोड़ा सा सेल ऑन न्यूज हो जाएगा, वो जरा अपन वॉच आउट करेंगे, ओपनिंग में क्लैरिटी आ जाएगी। पर नतीजों पे ग्रीन। वीरू 3 हो गए। ओके, सीमेंस बाकी नंबर्स अच्छे थे। मैं जिन स्टॉक्स को पिक कर रहा हूँ उसमें आज मैंने केमिकल्स को प्लेस किया है। केमिकल्स मुझे कल इंट्राडे में हायर एच पे क्लोज होते हुए नजर आया। याद रखिएगा, ये पूरा एंटायर जो मैं सेटअप समझा रहा हूँ ना, इट्स बेस्ड ऑन शॉर्ट कवरिंग। कल पहला टाटा केमिकल लेके आइएगा, 1095 पे डी हाई पे क्लोज हुआ। परसों की कैंडल को ओवरटेक किया अबव ऑल मूविंग एवरेजेस। 1100 के जोन के अगर ये ऊपर सस्टेन होने लगा तो मेरे ख्याल से करीब 40, 45, 60 रुपए का स्विंग इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का पेंडिंग है। सो लुक फॉर ए पॉसिबिलिटी ऑफ शॉर्ट कवरिंग ट्रेड इन टाटा केमिकल, स्पेशली क्लोजर टू एक्सपायरी। क्या 1140, 1160 उस पर फोकस करेंगे। BEL डिफेंस स्पेस में PSUs में अच्छा सेटअप नजर आ रहा है और सारे एवरेजेस के ऊपर क्लोज हुआ। और BEL एक सीरियस एफर्ट करता हुआ इस पूरे क्लस्टर को, जो कि अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर में परसिस्ट कर रहा था, उससे बाहर निकल लेगा। अगला ब्रेक थ्रू कब आएगा,
300 के कॉलेक्टर के जोन के ऊपर अगर ये ट्रेवल करने लगे तो इसमें करीब करीब 309 313 तक का स्विंग खुला हुआ है। शॉर्ट कवरिंग दोनों ही काउंटर्स में काफ़ी अच्छी खासी हुई है और यकीन मानिए अभी भी सब्सटेंशियल शॉर्ट यहाँ पे बैठा हुआ है। और एक तीसरा पिक करूंगा दीपक नाइट्राइट, 2714 पे इसकी क्लोजिंग आई। अगेन यहाँ भी पुल बैक था, बट ये टाटा केमिकल से थोड़ा दुविधापूर्ण चार्ट है, बट स्टिल मैं इसको प्रीएम्प्ट कर रहा हूँ आशीष। इसमें दो एवरेजेस अभी और पार होने हैं क्योंकि यहाँ पर 100 डेमा 50 डेमा पार नहीं हुआ है, लेकिन अगर ये सस्टेन करता है 2730 के ऊपर, देन अ शॉर्ट कवरिंग स्विंग इज ड्यू टुवर्ड्स 2800। तो मेरे 3 स्टॉक्स आशीष, 3 केमिकल्स और 1 डिफेंस। आपके अगले 3? ओके, अगला एनटीपीसी में ग्रीन में रख रहा हूं, पर ये ध्यान रखिएगा एक ठंडी एनटीपीसी ग्रीन एनर्जी की लिस्टिंग एंटिसिपेटेड है। तो लिस्टिंग के समय शायद थोड़ा सा ठंडा रहे, पर इसने ऑलरेडी वो नर्वसनेस भाव में दिखानी शुरू कर दी थी। एनटीपीसी का 3 महीने का चार्ट खोलिएगा तो इस आईपीओ के समय से अब लिस्टिंग तक के रन के बीच में एनटीपीसी ने अच्छा खासा दबाव ऑलरेडी दिखा दिया है, क्योंकि पहले बड़ा उत्साह था एनटीपीसी ग्रीन की लिस्टिंग आईपीओ आने वाला है, एक शेयर ले लो, आसानी से शोल्डर कोटा में भी मिलेगा, सबको लग रहा था खूब बिकेगा तो आप हर कोटे से अप्लाई करो। डिमांड ठंडी थी, बिजनेस अच्छा है, पेरेंटेज स्ट्रांग है, सब कुछ ठीक है, लेकिन छोड़ा नहीं था टेबल पे कुछ भी, वो एक सरदर्द था। अब मेरे ख्याल से वो सब कुछ भाव में आ रहा है, इसीलिए नॉट नेसेसरली आज, लेकिन आने वाले दिनों में मुझे लगता है एनटीपीसी अब अच्छे इंटरेस्टिंग जोन्स पे खड़ा हुआ है। हालांकि कल भी वीकनेस थी, एक बार ये ओवरहैंग छटे तो मुझे लगता है वापस अपना मूड मॉल पोस्चर गेन करता हुआ नजर आए। तो एनटीपीसी को मैं रख तो ग्रीन रहा हूं यहां से। अब विप्रो को ग्रीन कर देता हूं। ना नैस्डैक ने आउट परफॉर्म करा, लेकिन वो रीजन नहीं है, वो एक रीजन बन सकता है सेंटिमेंट ठीक ठाक करने के लिए, लेकिन विप्रो ने, इनका एक ऑलरेडी क्लाइंट था, उसके साथ और फर्दर बिजनेस चैनलाइज कर लिया अगले 4 सालों के लिए उनके आईटी इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए, और कोटक महिंद्रा बैंक को ग्रीन कर दिया। हालांकि न्यूज़ बिल्कुल भी ऐसी नहीं है जो स्टॉक को ड्राइव कर सके, मूव कर सके, लेकिन है पॉजिटिव। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया सीसीआई से ये जो स्टैंडर्ड चार्टर्ड बैंक इंडिया के अनसिक्योर्ड पर्सनल लोन बुक खरीदना चाहते थे, उसको हामी भर दी, उसको मंजूरी नहीं, कोटक महिंद्रा बैंक नहीं दिखाएंगे करेक्ट साहब, वो ग्रीन करके चल रहा हूँ। 6 हो गए मेरे, ये आ गया फाइनली स्क्रीन पे आपके, फिर 6 हो गए के जम 6 आपके स्टॉक्स हो गए, मेरे 3 बाकी हैं। मैं रखता हूँ अपने 3 स्क्रीन पे। हेवल्स कल और परसों में इसने अपने 2 दिन का हाई था एग्जैक्टली 200 DX मूविंग, तो हमें एक अपॉर्चुनिस्ट की तरह से ट्रेड करना होगा आपको। अगर ये स्विंग काटता, देखिए 200 डेमा पार नहीं हुआ है, बट 2 शॉर्ट टर्म एवरेजेस पार हुए हैं, और अगर ये 1720 1715 के ऊपर ट्रेड करता है तो इसका करीब करीब 1786 तक का स्विंग खुला हुआ है। वहीं पे स्लोपिंग डाउनवर्ड 100 डेमा अलाइंड है, तो वहाँ तक की अप्रोच रखेंगे, बट लेवल्स पे ध्यान दीजिएगा। स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी 1680 1690 के ऊपर, थ्रेशोल्ड पॉइंट है 1720। बजाज ऑटो, ये मैंने नेगेटिव डिसाइड प्लेस किया, देखिए ओवरसोल्ड है, बट बजाज ग्रुप के स्टॉक्स में एक्सट्रीम प्रेशर है, वहाँ B2 पे, यहाँ पे बजाज ऑटो पे 200 डेमा टूटा, और अर्निंग्स के बाद जो स्विंग लोज थे वो भी टूट चुके हैं, और साथ ही साथ एक रेंज ब्रेकडाउन हुआ। मेरे ख्याल से जो 9200 का जोन था वो क्रिटिकल था सपोर्ट, वो टूट गया। अब क्रिटिकल सपोर्ट आता है करीब करीब 8800, उसको दिमाग में रखिएगा। और एक बात याद रखिएगा, अगर ये किसी भी सर्कमस्टेंसेस में 9380 9420 पार कर रहा है, इसका मतलब ये है कि ये स्टॉक शॉर्ट कवरिंग में जा रहा है, उस वक्त ध्यान मत दीजिएगा डेफिनेटली। और तीसरा स्टॉक मैं मार्क करूंगा, दैट्स जुबिलेंट फूड। देखिए जुबिलेंट फूड एक ट्रांजिशन प्रोसेस में है, एक बदलाव हो रहा है चार्ट पे बहुत बड़ा। इसमें एक ब्रेकडाउन था, और ब्रेकडाउन हुआ था 1 से 3 अक्टूबर के बीच में, जहां एक गैप परसिस्ट करता है, बट ये पूरी 3 अक्टूबर से लेकर टिल डेट के बीच की ट्रैजेक्टरी को पार करता हुआ विद हैवी शॉर्ट कवरिंग, 41% OI डिक्लाइन। अब अगर ये 650 के जोन के ऊपर ट्रेड कर रहा है, इसका मतलब क्लियर है कि गैप फिल होगा, और इन दैट केस अ स्विंग टुवर्ड्स 670 लुक्स पॉसिबल। तो 3 स्टॉक्स मैंने और पूरे कर लिए, कुल मिला के 6, आशीष के 6 हो ही चुके हैं। एक काम करते हैं, एक ब्रेक लेते हैं। गिफ्ट निफ्टी आपकी स्क्रीन पे करीब 35 अंक ऊपर, एक ब्रेक लेके हाजिर होते हैं, फिर उसके बाद 4 स्टॉक्स का आकलन और पेश करेंगे आपकी स्क्रीन पर।
स्वागत है आप सभी का फिर से। और अगले जो 3-4 खिलाड़ी मेरे हैं वो इस प्रकार से हैं। मैंने थोड़ा सा रियल स्टेट एंसिलरी स्पेस पे फोकस किया है, होम इम्प्रूवमेंट पे। आप लेके आइए पॉलीकैब। देखिए पॉलीकैब के लिए एक्सपायरी -2 और एक्सपायरी पोस्ट एक्सपायरी जो 2 दिन होते हैं बड़े क्रिटिकल होते हैं। ये अमूमन एक पुल बैक जनरेट करता है अगर ये उस सीरीज में प्रेशर में रहा हो, और वो शुरू हो चुका है। कल एक स्ट्रॉन्ग क्लोज एट डे हाई आया सारे एवरेज के ऊपर। थोड़ा सा लोड है, अप्रॉक्सीमेटली आप समझ लीजिएगा कि 6,900 के आसपास थोड़ा सा लोड है। लेकिन अगर ये कटता है तो इस 3 दिन के 4 दिन के टाइम फ्रेम में इसका 7200 तक का स्विंग पॉसिबल है, बशर्ते ये अपने एवरेजेस को जो कि अलाइंड है अप्रॉक्सीमेटली 6780 से 6810 के बीच में, उसको होल्ड करे पॉलीकैब। और दूसरा है एस्ट्रल। देखिए एस्ट्रल है एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड ट्रैजेक्टरी में, बट इसने अब थोड़ा सा पुल बैक जनरेट करना शुरू किया है। पुल बैक कब आता है? जब आप एटलीस्ट कुछ शॉर्ट टर्म एवरेज को पार करें। इसने 10 पार किया, इसने 20 पार किया, और एक पॉजिटिव क्रॉसओवर की नीचे एक्सपेक्टेशन भी है यहाँ पर 10-20 के। तो मेरे को लग रहा है कि यहाँ पे गुंजाइश जो है वो करीब 1837 से 1840 तक की खुली हुई है। नजर रखिएगा, बट 20 डेमा होल्ड करना जरूरी है। मेरे ख्याल से 1780 1770 क्रिटिकल सपोर्ट है। यूएसएल पिक किया है, क्यों पिक किया है बताने की वजह नहीं है। और स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर, ये कह रहा हूँ स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर था, इसलिए बताने की वजह नहीं है। और एक स्लोपिंग डाउनवर्ड चल से बाहर निकला, सारे इसके ऊपर क्लोज हुआ। स्टैट स्ट्रॉन्ग है, रोलोवर स्ट्रॉन्ग है नेक्स्ट सीरीज के लिए। और अंबुजा, देखिए मैंने 2 स्टॉक्स आज नेगेटिवली प्लेस किए हैं, बट लेवल्स ध्यान दीजिएगा। अंबुजा कल डे लो पे क्लोज हुआ। इस ग्रुप के सारे स्टॉक्स कल एक्सट्रीम प्रेशर फील कर रहे थे, 21 नवंबर के लो को वायलेट कर रहे थे, और कल ये भी प्रेशर में रहा। अब जब तक ये 510 520 की ट्रैजेक्टरी को पार नहीं करेगा, ये प्रेशर में रहेगा। लॉन्ग अनवाइंडिंग थी यहाँ पे, शॉर्टिंग भी थी यहाँ पे, और जो इमीडिएटली जोन्स खुले हुए नजर आ रहे हैं वो है करीब 465 460 के। आशीष, मेरी टीम्स का ये 10 का जो आकलन था वो पूरा हो चुका है। बहुत बढ़िया। आपने जब कहा यूएसएल पिक किया, बताने की जरूरत नहीं है, मुझे लगा एवरग्रीन बिजनेस है इसीलिए आप ऐसा कह रहे हो। फिर आपने समझा ही दिया कि क्यों पोजीशनिंग अच्छी लगी। स्ट्रक्चर बढ़िया है। ठीक है। लुमेक्स ऑटो टेक्नोलॉजीज अगला स्टॉक है मेरा। हालांकि ये ट्रेडिंग वाला तो है ही नहीं, वॉल्यूम्स ठंडे रहते हैं इसके, पर खबर अच्छी है इसीलिए सिर्फ ग्रीन कर रहा हूँ। ग्रीन फ्यूल एनर्जी सॉल्यूशंस को 60% धंधा एक्वायर कर लिया है 153 करोड़ रुपीज में। अब इसके चलते होगा क्या, ये कंपनी ग्रीन और ऑल्टरनेट फ्यूल सेगमेंट्स में अपनी एंट्री करेगी, यानी कि सीएनजी, हाइड्रोजन और अदर एप्लीकेशंस में। और ये ग्रीन फ्यूल जो है ना, ये प्रोमिनेंट सप्लायर है बड़े बड़े ओईएम्स के लिए, मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स, वोल्वो, आइशर जैसे। तो है तो इंटरेस्टिंग सा, ग्रीन कर दिया अपन ने। दूसरा जीई वर्नोवा टीएनडीएन इंडिया, ये आज फिर लाल लेके चल रहा हूं, पर ध्यान रखिएगा लाल इसलिए ले रहा हूं, इसमें अब कोई ट्रेड वेड नहीं होगा, इसको अपन रडार पर रखेंगे, अगले हफ्ते के लिए भी रखेंगे, क्योंकि अभी थोड़े दिन शायद प्रेशर हो सकता रहे, क्योंकि वो ओएफएस का डे 2 है आज। कल ओएफएस के डे 1 में हुआ क्या, बेस और ग्रीन शू दोनों मिला लूं ना तो भी 2 करोड़ से कम शेयर्स बिकने थे, 1.93 करोड़ शेयर्स बेचने थे प्रमोटर्स को। और कल नॉन रिटेल की बिड्स आई हैं 4.5 करोड़ शेयर्स की। मैंने कल ही कहा था आपको, इस तरह के जब आते हैं, जब सप्लाई नहीं होती तो हाथों हाथ लिया जाता है। पर क्योंकि इसकी क्लियरिंग प्राइस बैठ रही है 1655 के आसपास, ये आज भी दबाव में रहेगा। लोअर अगर ये थोड़े दिन कंटिन्यू करा और उस क्लियरिंग प्राइस के, हालांकि वहां तक तो जाएगा नहीं, लेकिन इर्द गिर्द गया तो शायद अट्रैक्टिव हो सकता है। अगर ये सर्किट वाला नहीं होता, कल खुल के दबाव आ गया होता, तो आज मैं ग्रीन लेके जा रहा था स्टॉक, पर ये आज होगा नहीं ऐसा। लेकिन अभी भी वॉच पर रखूंगा मैं, आज का डेटा देख लेंगे, उसके बाद कल कॉल लेंगे, लेकिन अभी लाल ही रखिएगा, अभी दूर रहिएगा स्टॉक से। हाँ, ओएफएस में पार्टिसिपेट करना वो अलग बात हो गई। इंडियन ओवरसीज बैंक आईओबी, क्योंकि एक बढ़िया इनकम टैक्स से टैक्स रिफंड आ गया है 1238 करोड़ का, ग्रीन कर दिया उस टैक्स रिफंड की न्यूज पे। और एक कोल इंडिया, क्योंकि ब्रोकरेजेस के रडार पे आज सुबह ब्रोकरेज रिपोर्ट्स पढ़ रहा था, मॉर्गन स्टैनली सबसे इंटरेस्टिंग थी, कोल इंडिया की ओवरवेट 525 के टारगेट्स। बहुत सारी चीजें हाईलाइट कर रहे हैं, उसमें सबसे इंपॉर्टेंट तो भाई इस समय वैल्यूएशंस FY26 प्राइस टू बुक के लिहाज से मेरे ख्याल से 2 टाइम्स के आसपास आके खड़ा हुआ है। और जिस तरह की पावर डिमांड है, कोल की डिमांड है, यहाँ से वॉल्यूम्स बढ़ेंगे। तो कोल इंडिया इन सब इंटरेस्टिंग सी रिपोर्ट के बाद मैं ऐसे ग्रीन लेके चलता हूँ।
तो ये आज के हो गए 10 स्टॉक्स जो आप रख सकते हैं रेडार पे। हम दोनों की 10-10 की टीम पूरी। क्विकली छोटा सा एक ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के उस पर जब लौटेंगे तो हमारी टीम्स का एक रैप अप। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से सीधा सौदा में। और ब्रेक से पहले आपने हमारी टीम्स को देखा, आशीष और मेरा, और कोई ट्रेड का थॉट नहीं, बस प्लेसमेंट को डिस्कस किया हमने न्यूज़ और टेक्निकल डेरिवेटिव सेटअप पे। मैंने केमिकल्स को तवज्जो दी है आज पुल बैक के दृष्टिकोण से, शॉर्ट कवरिंग के लिहाज से। दैट्स टाटा केमिकल और दीपक नाइट्राइट। BEL में स्ट्रेंथ है, 300 के ऊपर स्ट्रेंथ आएगी। अंबुजा बजाज ऑटो को नेगेटिव स्लाइड प्ले पेश किया है, एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर। उसके बाद मैंने रियल एस्टेट इंसुलरी में पॉलीकैब एस्ट्रल को और जुबिलेंट फूड्स को मैंने यहाँ पर एक्सट्रीम स्ट्रेंथ। एक ट्रांजिशन प्रोसेस में स्टॉक आ चुका है, एक गैप फिलिंग प्रोसेस स्टार्ट हो चुकी है, और USL काफ़ी समय से स्ट्रॉन्ग स्ट्रक्चर है। आज भी मैंने इस पर बेट किया है। आशीष बिल्कुल ठीक। मेरी 10 की सीधा सौदा की टीम भी आपकी स्क्रीन पर आएगी। किसी ना किसी खबर की वजह से अपन ने लाल हरा करा है। लॉन्चेस के बीच M&M, ओला इलेक्ट्रिक दोनों हरे कर दिए। सीमेंस का क्वार्टर परफॉर्मेंस ऑपरेशनली तो गजब है। NTPC के आम की लिस्टिंग है, हालांकि ठंडी लिस्टिंग होगी, तो देखते हैं आज दिन के दौरान। लेकिन एक बीच में ओवरहैंग सा हो गया था इसके आम के IPO का, क्योंकि लोगों ने बहुत कुछ डिस्काउंट करा था और मामला गड़बड़ा गया था। विप्रो ऑर्डर बैक करने की खबर, कोटक को CCI की मंजूरी, लूमेक्स के एक्विजिशन का अपडेट, वर्नोवा का वो OFS का डे 2 है, आज भी लाली लेके चल रहा हूँ। कोल इंडिया की बढ़िया ब्रोकरेज रिपोर्ट और IOB का टैक्स रिफंड इनकम टैक्स डिपार्टमेंट की तरफ से, इसीलिए ग्रीन।